वेलकम टू यूपीएससी सिविल 360। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी फ्रॉम द उड़ान मैगजीन ऑफ पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। सो लेट्स बिगिन। आज का हमारा टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम। एसेंशियली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की नदियां कैसे बिहेव करती हैं। एक नदी सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी होती है, एक रास्ता होता है। आज हम उसी रास्ते की कहानी को डिकोड करेंगे फ्रॉम यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव। बिल्कुल। तो सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, आखिर ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है? जब हम ये टर्म सुनते हैं तो आमतौर पर नाली या शहरी सिस्टम का ख्याल आता है, लेकिन ज्योग्राफी में इसका मतलब काफी विशाल है। आपने सही कहा। ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में ड्रेनेज सिस्टम एक नेचुरल नेटवर्क है, रिवर्स, स्ट्रीम्स और चैनल्स का, जो एक बड़े एरिया का पानी कलेक्ट करके समुद्र या झील जैसे बड़े वाटर बॉडी तक ले जाता है। और किसी भी एरिया का सिस्टम कैसा होगा, ये दो मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ओके, कौन से दो फैक्टर्स? पहला, वहां की जमीन का शुरुआती स्लोप कैसा था, यानी नेचर ऑफ इनिशियल सरफेस एंड स्लोप। और दूसरा, जमीन के नीचे की बनावट कैसी है, मतलब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। कहीं फोल्ड्स हैं, फॉल्ट्स हैं या जॉइंट्स हैं। ओके, तो जमीन का स्लोप और उसके नीचे के रॉक्स का स्ट्रक्चर ही डिसाइड करता है कि नदी किधर बहेगी। एग्जैक्टली इसका मतलब अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरह के सिस्टम्स बनते होंगे। एग्जैक्टली। ब्रॉडली हम इन सिस्टम्स को दो कैटेगरीज में बांटते हैं। पहली है सीक्वेंट स्ट्रीम्स। ये वो नदियां हैं जो जमीन के रूल्स को फॉलो करती हैं। मतलब ये रीजनल स्लोप के साथ बहती हैं और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से वेल एडजस्टेड होती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स? हाँ, इसके उदाहरण हैं कॉन्सिक्वेंट, सबसीक्वेंट, ऑब्सीक्वेंट और रीसीक्वेंट स्ट्रीम्स। और दूसरी कैटेगरी है इनसीक्वेंट स्ट्रीम्स। ये थोड़ी रिबेलियस हैं। रिबेलियस कैसे? ये रीजनल स्लोप या नीचे के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की परवाह नहीं करती और अपना रास्ता खुद बनाती हैं। इसके दो बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं, एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज स्ट्रीम्स। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये तो इंटरेस्टिंग है। चलिए पहले उन रूल फॉलोइंग रिवर्स यानी सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम्स को आराम से समझते हैं। इनमें सबसे पहला नाम है कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स। ये क्या होती हैं? कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम को आप लीडर या पायनियर स्ट्रीम कह सकते हैं। ये किसी भी एरिया में बनने वाली सबसे पहली स्ट्रीम होती है। ये सीधा साधा जमीन के जनरल स्लोप को फॉलो करती है, इसीलिए इन्हें डिप स्ट्रीम्स भी कहा जाता है। अच्छा, जो डायग्राम में मास्टर स्ट्रीम दिख रही है वही कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है। यानी ये वो पहली नदी है जिसने उस स्लोप पर बहना शुरू किया। तो फिर रीसीक्वेंट स्ट्रीम्स क्या हैं? नाम से लग रहा है ये कॉन्सिक्वेंट के बाद आती हैं। एग्जाम्पल इसका, ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। बिल्कुल। आप गंगा और यमुना को मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स मान सकती हैं, जो मेन हिमालयन स्लोप को फॉलो करती हैं। लेकिन यमुना की ट्रिब्यूटरी आसान और गंगा की ट्रिब्यूटरी सोन, ये सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स के बेहतरीन उदाहरण हैं। ओके, तो आपने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स। इनकी क्या खासियत है? सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स मास्टर कॉन्सिक्वेंट के बाद बनती हैं। ये हार्ड रॉक को काटने की मेहनत नहीं करती। ये एंटीक्लाइंस के एक्सिस या स्ट्राइक ऑफ बेड्स के साथ, मतलब जहां सॉफ्ट रॉक हो वहां अपना रास्ता बना लेती हैं। इंटरेस्टिंग। तो कॉन्सिक्वेंट ने स्लोप फॉलो किया, सब्सिक्वेंट ने आसान रास्ता चुना। अब इस कैटेगरी में आखिरी है ऑब्सीक्वेंट स्ट्रीम्स। इसके नाम में ओब है, यानी ऑपोजिट। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ऑब्सीक्वेंट स्ट्रीम्स वो नदियां हैं जो मास्टर स्ट्रीम की ऑपोजिट डायरेक्शन में बहती हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में? पर ऐसा कैसे होता है? ऐसा तब होता है जब कोई माउंटेन रेंज डेवलप होती है और उसकी ढलान मास्टर स्ट्रीम के फ्लो के विपरीत हो। ये मास्टर स्ट्रीम के फ्लो का एक तरह से रिवर्सल होती हैं। तो ये ऐसी सहायक नदी है जो उल्टी दिशा में बहकर मेन नदी से मिलती है। चलिए अब उन रेबेलियस रिवर्स की बात करते हैं जो जमीन के रूल्स नहीं मानती, इनसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम्स। हाँ, और इसमें पहला टाइप एंटीसीडेंट ड्रेनेज सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है। एंटीसीडेंट मतलब पहले से मौजूद। जी, ये वो नदियां हैं जो माउंटेन्स या हाईलैंड्स के अपलिफ्टमेंट से भी पुरानी हैं। जब हिमालयाज बन रहे थे और धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे, ये नदियां इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बनाए रखा। एक मिनट, इसका मतलब इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हिमालय से भी पुरानी है। ये तो कमाल की बात है। ये सिर्फ एक ज्योग्राफी फैक्ट नहीं है, ये पानी और समय की ताकत की कहानी है। बिल्कुल। इंडस, सतलज, गंगा, घाघरा, काली, गंधक, कोसी और ब्रह्मपुत्र, ये सभी एंटीसीडेंट ड्रेनेज के एग्जांपल्स हैं। ओके, और दूसरा इनसीक्वेंट टाइप है सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज। हाँ, सुपर इम्पोज्ड यानी ऊपर से थोपा हुआ। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये नदियां एक नए जियोलॉजिकल सरफेस पर डेवलप होती हैं। इनका पैटर्न नीचे के रीजनल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स और ढलानों से अलाइंड नहीं होता। कोई उदाहरण? हाँ, पेनिनसुला इंडिया के डेक्कन ट्रैप रीजन में कई नदियां सुपर इम्पोज्ड हैं। ये नदियां लावा सॉलिडिफिकेशन के बाद बनी नई सतह पर डेवलप हुई, और जब लावा हटा तो नीचे के पुराने रॉक स्ट्रक्चर पर भी इन्होंने अपना वही पैटर्न बनाए रखा। वाह, यानी नदी ने अपना पैटर्न नीचे की जमीन पर सुपर इम्पोज कर दिया। हाँ। अब हम समझते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स को, है ना? जी हाँ। और ये पैटर्न्स हमें उस जगह की जियोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। सबसे कॉमन पैटर्न है डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्रिटिक मतलब पेड़ की शाखाओं जैसा? बिल्कुल। ये पैटर्न बिल्कुल पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है। ये उन क्षेत्रों में डेवलप होता है जहां जियोलॉजी यूनिफॉर्म होती है, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स की नदियां, इंडस, गोदावरी, महानदी, कावेरी। एग्जैक्टली। इसके बाद है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलिस का मतलब जाली होता है। इसमें छोटी स्ट्रीम्स मुख्य नदी से राइट एंगल्स पर जुड़ती हैं, है ना? हाँ, लगभग।
राइट एंगल्स पर ये सॉफ्ट रॉक से बहती हैं। फ्रांस का सिंहभूम सेन बेसिन इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। अगला है एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, जहां ट्रिब्यूटरीज एक्यूट एंगल्स पर जुड़ती हैं। ये हिमालयन फुटहिल्स में कॉमन है। और फिर है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। इसमें मेन स्ट्रीम और ट्रिब्यूटरीज फॉल्टिंग वाले क्षेत्रों में राइट एंगल्स पर मिलती हैं। जैसे यूएसए का कोलोराडो रिवर या भारत में विंध्यन माउंटेन्स। सही है। अब आते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न पर। रेडियल मतलब एक सेंटर से बाहर की तरफ। जैसे किसी वोल्केनो या पहाड़ की चोटी से नदियां हर दिशा में निकलती हैं। जी, अमरकंटक हिल्स जहां से नर्मदा और सोन निकलती हैं, या गिरनार हिल्स इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। और इसका ठीक उल्टा होगा सेंट्रीपीटल ड्रेनेज पैटर्न। बिल्कुल, जहां सब तरफ से नदियां एक लो लाइंग बेसिन में आकर मिलती हैं, जैसे लद्दाख के स्ट्रीम्स, तिब्बत या नेपाल की भागमती नदी। कुछ और यूनिक पैटर्न्स भी हैं, जैसे डिरेंज्ड ड्रेनेज पैटर्न। हाँ, ये एक अनकोऑर्डिनेटेड पैटर्न है जो ग्लेशिएटेड वैलीज जैसे नए बने वेकेंट रीजन्स में पाया जाता है, जैसे कराकोरम की वैलीज। और बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न। इसमें ट्रिब्यूटरीज उल्टी दिशा से जुड़ती हैं। हाँ, फ्लो के विपरीत दिशा में। हाँ, अरुण रिवर जो कोसी की ट्रिब्यूटरी है, इसका एक उदाहरण है। ओके, फिर है एन्युलर ड्रेनेज पैटर्न। एन्युलर मतलब रिंग शेप्ड। जी, एक गोलाकार रास्ता। यह भारत के पिथौरागढ़ और नीलगिरी हिल्स में पाया जाता है। और आखिरी है पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। हाँ, इसमें सहायक नदियां एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की नदियां। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। चलिए अब फोकस करते हैं द इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पर। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को हम डिस्चार्ज ऑफ वाटर, वाटरशेड की साइज और ओरिजिन के आधार पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर। इस हिसाब से इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को दो ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, अरेबियन सी ड्रेनेज और बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। और इन दोनों को दिल्ली रिज, द अरावलीज और द सह्याद्रीज अलग करते हैं ना? जी हाँ, ये वाटर डिवाइड का काम करते हैं। अरेबियन सी ड्रेनेज में लगभग 23% ड्रेनेज एरिया आता है। इसमें इंडस, नर्मदा, तापी, माही जैसी नदियां हैं। और बाकी 77% बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज में। हाँ, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द वाटरशेड। इसमें 3 कैटेगरीज हैं। पहली, मेजर रिवर बेसिन्स, जिनका कैचमेंट एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक है। इसमें 14 ड्रेनेज बेसिन्स हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, नर्मदा। सही है। दूसरी कैटेगरी है मीडियम रिवर बेसिन्स, जिनका कैचमेंट एरिया 2,000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच है। इसमें 44 रिवर बेसिन्स हैं, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना। और तीसरी, माइनर रिवर बेसिन्स। हाँ, जिनका कैचमेंट एरिया 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम होता है। ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों की नदियां हैं। चलिए अब हम ओरिजिन के बेसिस पर सबसे पहले द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम पर फोकस करते हैं। इसमें 3 प्रमुख रिवर बेसिन्स हैं, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। जी, और इनकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली, पेरेनियल फ्लो, मतलब इन्हें स्नो के पिघलने और प्रेसिपिटेशन दोनों से पानी मिलता है। बिल्कुल। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी। ये अपने अपर कोर्सेज में ये फीचर्स बनाती हैं, जैसे गॉर्जेस, वी शेप्ड वैलीज, टर्बुलेंट रैपिड्स और वाटरफॉल्स। और जब ये नदियां प्लेन्स में आती हैं, मतलब मिडिल और लोअर कोर्स में, तब ये डिपोजिशनल फीचर्स बनाती हैं, जैसे मियांडर्स, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स। इनके डेल्टास भी बनते हैं और ये अपना रास्ता भी बदलती हैं, जैसे रिवर कोसी, जिसे सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। एग्जैक्टली। चलिए अब इंडस रिवर सिस्टम को विस्तार से समझते हैं। इसे सिंधु भी कहा जाता है और ये हिमालय नदियों में सबसे पश्चिमी है। हाँ, टिबेटन रीजन में इसका उद्गम स्थल सिंगी खाम्बन या लायंस माउथ कहलाता है। ओरिजिन कहाँ से है? बोखरचू के पास एक ग्लेशियर से, जो कैलाश माउंटेन रेंज में है। बेसिन का 1/3 से थोड़ा अधिक हिस्सा ही भारत में स्थित है। और लेह शहर इसके तट पर स्थित है। हाँ, ये लद्दाख और ज़ांस्कार रेंजेस के बीच से बहती है। लद्दाख रेंज को काटती हुई एक गॉर्ज बनाती है और दार्दिस्तान रीजन में प्रवेश करती है। फिर ये दक्षिण की ओर बहती है और मिथानकोट में पंजनाद से मिलती है। जी, पंजनाब यानी सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम का कंबाइंड वाटर। अंत में ये कराची के पूर्व में अरेबियन सी में मिल जाती है। यहाँ यूपीएससी 2021 का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनके मिलने के सीक्वेंस पे। हाँ, वो बहुत जरूरी है। झेलम और रवि चिनाब में मिलती हैं, ब्यास सतलज में मिलती हैं और फिर चिनाब सतलज में मिलती है, जो अंततः इंडस में विलीन हो जाती है। अब बात करते हैं पंच दोआब, मेड बाय पंचनाद। दोआब मतलब दो नदियों के बीच की भूमि। ब्यास और सतलज के बीच है बिस्ट दोआब। ब्यास और रवि के बीच बारी दोआब। रवि और चिनाब के बीच रचना दोआब। चिनाब और झेलम के बीच चांच दोआब। और झेलम और इंडस के बीच सिंध सागर दोआब। परफेक्ट। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। पहले राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक से आने वाली में मुख्य है शोक, जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती हैं, फिर हुंजा, गिलगिट और सुलेमान रेंजेस से निकलने वाली गोमल, विबोआ और सांगर, और काबुल। शोक की भी एक ट्रिब्यूटरी है, नुब्रा। हाँ, नुब्रा का ओरिजिन भी सियाचिन ग्लेशियर ही है। ओके। अब आते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पर। सबसे पहले झेलम। झेलम, जिसे कश्मीर में व्याथ कहते थे। इसका ओरिजिन वेरीनाग में एक स्प्रिंग से होता है। ये श्रीनगर और वुलर लेक से होकर बहती है। ये यूपीएससी 2023 में मेंशन हुआ था। और झंग के पास चनाब में मिल जाती है। जी, इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं किशनगंगा, दुधगंगा, लिदर।
और इस पर मंगला डैम, किशनगंगा जैसे प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज चिनाब। ये इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ना? जी हाँ, ये दो स्ट्रीम्स द चंद्रा एंड द भागा के मिलने से बनती हैं। ये बारालाचा पास के पास मिलती है हिमाचल प्रदेश में। सही। और इस पर सलाल प्रोजेक्ट, दुल्हस्ती डैम, बगलिहार डैम जैसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद आती है रावी। रावी का ओरिजिन कुल्लू हिल्स, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास के पश्चिम में है। ये चंबा वैली से और पीर पंजाल और धौलाधर के बीच बहती है। इस पर थेन डैम यानी रंजीत सागर डैम है। अब बात करते हैं ब्यास की। ब्यास का ओरिजिन ब्यास कुंड से होता है, रोहतांग पास के पास। और ये कुल्लू वैली से बहती है और पंजाब के प्लेन्स में प्रवेश करने के बाद हरीके में सतलुज रिवर से मिल जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी है पार्वती रिवर और प्रोजेक्ट्स हैं ब्यास प्रोजेक्ट, पोंग डैम। हाँ, और पंडो डैम भी। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आखिरी है सतलुज। सतलुज का ओरिजिन तिब्बत में राकसताल से होता है, मानसरोवर के पास। तिब्बत में इसे लेंगचन खाम्बाब कहते हैं। और ये शिपकी ला से भारत में प्रवेश करती है। जी, हिमाचल प्रदेश में। इसकी ट्रिब्यूटरी है ब्यास, स्पीति और इस पर भाखरा नांगल प्रोजेक्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इंडस की एक और ट्रिब्यूटरी है सुरू रिवर। हाँ, सुरू रिवर ड्योसाई माउंटेन से निकलती है। ये इंडस की एक ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी है। और कारगिल शहर इसके तट पर स्थित है। बिल्कुल। इसके अलावा शिगर, गास्टिंग और द्रास जैसी और भी ट्रिब्यूटरीज हैं। द गंगा रिवर सिस्टम। चलिए। सोर्सेज में इसका स्केल बताया गया है 2525 किलोमीटर लंबी। हाँ। ये उत्तराखंड से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से गुजरती है। जिसमें सबसे लंबा सफर यूपी में है ना? हाँ, करीबन 1450 किलोमीटर का। और इसका जो बेसिन है यानी इसका प्रभाव क्षेत्र, वो तो और भी बड़ा है। अच्छा। ये मतलब 10 से ज्यादा स्टेट्स और दिल्ली को कवर करता है, जो देश के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग 26% है। वाओ, 26%, दैट्स ह्यूज। हाँ, ये आंकड़े इसकी विशालता को साफ दिखाते हैं। तो इस विशाल नदी की शुरुआत कैसे होती है? लोग अक्सर सोचते हैं कि ये सीधे गंगोत्री से गंगा बनकर निकलती है, पर सोर्सेज में कहानी थोड़ी अलग है। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। असल में गंगोत्री ग्लेशियर से जो धारा निकलती है उसका नाम है भागीरथी। ओके। उसके पैरेलल एक और मुख्य धारा है अलकनंदा, जो सतोपंथ ग्लेशियर से आती है। अच्छा, और अलकनंदा भी सिंगल स्ट्रीम नहीं है? नहीं, वो खुद दो छोटी नदियों धौलीगंगा और विष्णुगंगा के मिलने से बनती है, इनका संगम होता है जोशीमठ में। जिसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। बिल्कुल। तो ये प्रयाग का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है। एग्जैक्टली। अलकनंदा आगे बढ़ती है और उसमें दूसरी नदियां मिलती जाती हैं। एग्जैक्टली। अलकनंदा में आगे चलकर नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है। हम्म। फिर पिंडर नदी कर्णप्रयाग में और रुद्रप्रयाग में इससे मंदाकिनी नदी आकर जुड़ती है। ओके। तो ये 5 प्रयागों की एक पूरी श्रृंखला है। और इन सब संगमों में सबसे महत्वपूर्ण जहां से इस नदी को गंगा नाम मिलता है, वो है देवप्रयाग। ये वो जगह है जहां अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है। और इस महासंगम के बाद ही ये संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। बिल्कुल। सोर्सेज में जो पंचप्रयाग का डायग्राम दिया गया है वो इस पूरे सीक्वेंस को याद रखने के लिए एक बेहतरीन टूल है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। पहाड़ों से उतरने के बाद जब गंगा मैदानी इलाकों में आती है, तब इसका स्वरूप कैसे बदलता है? हरिद्वार वो जगह है जहां गंगा पहाड़ों को छोड़कर प्लेन्स में प्रवेश करती है। यहाँ से इसका बहाव शांत हो जाता होगा। हाँ, बिल्कुल। और अपने सफर के अंत में समुद्र में मिलने से ठीक पहले ये 2 हिस्सों में बंट जाती हैं, जिनको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। भागीरथी, हुगली और पद्मा। सही। और इसके डेल्टा का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वेस्ट बंगाल में फरक्का। एक छोटा सा पर इम्पोर्टेंट फैक्ट सोर्सेज में है अंबाला शहर। इसकी क्या खासियत है? अंबाला की लोकेशन स्ट्रेटेजिक है। ये इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम के बीच वाटर डिवाइड पर स्थित है। मतलब अंबाला के एक तरफ का पानी इंडस सिस्टम की तरफ जाता है और दूसरी तरफ का पानी गंगा सिस्टम की तरफ। बिल्कुल सही। अब आते हैं गंगा के विशाल नेटवर्क पर, यानी इसकी सहायक नदियों पर। इन्हें लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में बांटा जाता है। चलिए पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं। देखिए, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में एक पैटर्न है। ये ज्यादातर हिमालय से आती हैं। इसका मतलब इनमें ग्लेशियर्स का भी पानी होता है। हाँ, मतलब ये पेरेनियल है, इनमें साल भर पानी रहता है। इस लिस्ट में सबसे पहले है रामगंगा, जो गढ़वाल हिल से निकलकर कन्नौज के पास गंगा से मिलती है। सही। इसके बाद आती है गोमती नदी। इसकी क्या खास बात है? गोमती अलग है। ये हिमालय से नहीं बल्कि यूपी के पीलीभीत जिले में गोमत ताल से, मतलब प्लेन से ही शुरू होती है। अच्छा, तो ये प्लेन्स फेड रिवर है। हाँ, और लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर जैसे बड़े शहर इसके किनारे बसे हैं। ये गाजीपुर में गंगा से मिलती है। अगली नदी है घाघरा। इसका ओरिजिन तो जरूर पहाड़ों में होगा। बिल्कुल। घाघरा का ओरिजिन है तिब्बत के पास मापचाचुंगो ग्लेशियर। ये पहाड़ों में एक गहरी घाटी यानी गॉर्ज बनाती है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी वो है शारदा, जिसे काली गंगा भी कहते हैं। और शारदा के भी एक मुख्य ट्रिब्यूटरी है सरयू, जिसके किनारे अयोध्या शहर बसा है। बिल्कुल। घाघरा आखिर में छपरा, बिहार में गंगा से मिल जाती है। तो शारदा का अपना ओरिजिन कहाँ है? ओके। जब ये इंडो नेपाल बॉर्डर के साथ बहती है तब इसका नाम काली या चौक हो जाता है। और फिर ये घाघरा से मिल जाती है। हाँ। लेफ्ट बैंक की लिस्ट में अगला नाम है गंडक। गंडक 2 धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलकर बनती है। इसका ओरिजिन नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच है। और ये प्लेन्स में कहाँ इंटर करती है? बिहार के चंपारण जिले से और पटना के पास गंगा से मिलती है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। हाँ, वो है कांवर झील।
इसी नदी से बिहार में कांवर लेक बनती है, जो एक ऑक्सबो लेक का परफेक्ट एग्जाम्पल है। और अब आती है कोसी, जिसे सरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। बिल्कुल, कोसी एक एंटीसीडेंट नदी है। एंटीसीडेंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये नदी हिमालय के बनने से भी पहले से वहां मौजूद थी। अच्छा, जब हिमालय ऊपर उठ रहे थे, कोसी ने हार नहीं मानी और पहाड़ों को काटते हुए अपना रास्ता बनाए रखा। टिव है, एग्जैक्टली। अपने साथ बहुत ज्यादा सिल्ट लाती है। और इस क्रम की आखिरी नदी है महानंदा, जो दार्जिलिंग हिल से निकलती है। तो ये था गंगा का नॉर्दर्न सपोर्ट सिस्टम, लेकिन गंगा की असली ताकत आती है साउथ से, उसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज से। सही कहा। और इसमें सबसे बड़ा नाम है यमुना का। यमुना गंगा की सबसे वेस्टर्न मोस्ट और सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। इसका ओरिजिन बंदरपूंछ रेंज पर यमुनोत्री ग्लेशियर है। और ये प्रयागराज में गंगा से मिलती है। हाँ, इसका अपना एक बड़ा सिस्टम है। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और लेफ्ट बैंक है हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा। और इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? वो है टॉन्स। इन नोट्स में यमुना के अपर रीचेस के बारे में कुछ खास बातें लिखी हैं। हाँ, यमुना के अपर रीचेस में हर की दून कैचमेंट एरिया है और गोविंद पशु विहार सेंचुरी भी यही है। और एक बहुत स्पेसिफिक पॉइंट भी है, हाँ, जो एग्जाम में काम आ सकता है। यमुना के वेस्ट में फुटहिल्स में इंडियन एलिफेंट नहीं मिलता। अब यमुना की सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी चंबल की बात करते हैं। इसका नाम सुनते ही बीहड़ याद आते हैं। हाँ, चंबल के बीहड़ तो फिल्मों की वजह से बदनाम है, लेकिन जियोग्राफिकली ये बैडलैंड टोपोग्राफी कहलाती है। इसका ओरिजिन मध्य प्रदेश के मालवा पठार में है। हाँ, महू के पास वहाँ। ऐसा तब होता है जब मिट्टी बहुत सॉफ्ट हो और नदी उसे आसानी से काटकर गहरी खाइयां बना दे। तो जो फिल्मों में डाकुओं के छुपने की जगह दिखाते हैं, वो असल में रिवर इरोजन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बिल्कुल। और हाँ, इस पर गांधी सागर डैम भी बना है। गंगा की दो और मुख्य राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, सोन और दामोदर। ये एक इंटरेस्टिंग जोड़ी है। सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नर्मदा। लेकिन एक जाती है ईस्ट की तरफ गंगा में और दूसरी वेस्ट की तरफ अरेबियन सी में। एक ही जगह से शुरू होकर बिल्कुल ऑपोजिट सफर। सोन पटना के पास गंगा से मिलती है। और दामोदर? दामोदर छोटा नागपुर पठार की एक रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से बहती है और हुगली नदी में मिलती है। इसकी ट्रिब्यूटरी बराकर है, जिस पर मैथिन डैम है। सही। और जैसे कोसी बिहार का शोक है, वैसे ही दामोदर को अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता था। एक मिनट, सोर्सेज में एक PW+ बॉक्स है जो कहता है इंडिया बिल्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडर वाटर कॉन्टिनेंट। ये क्या चीज है? ये बंगाल फैन के बारे में है। मतलब समुद्र के नीचे एक महाद्वीप? हाँ, ये सच में उतना ही विशाल है। सोचिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां लाखों सालों से हिमालय से जो मिट्टी और सेडिमेंट ला रही हैं, वो समुद्र में कहाँ जाता है? वो कहीं तो जमा होता होगा। वो बे ऑफ बंगाल के नीचे जमा होकर दुनिया का सबसे बड़ा सबमरीन फैन बनाता है। ये 3000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कमाल है। इससे साइज में सिर्फ इंडस फैन ही थोड़ा कंपेयर कर सकता है। गंगा की कहानी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को डिफाइन करती है, लेकिन अगर हम थोड़ा और ईस्ट में जाएं तो एक और हिमालयन जायंट है, द ब्रह्मपुत्र सिस्टम। बिल्कुल। इसका ओरिजिन भी कैलाश रेंज में मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से है। लेकिन इसका शुरुआती सफर गंगा से बहुत अलग है। हाँ, साउदर्न तिब्बत में इसको संगपो कहते हैं, जिसका मतलब है द प्योरीफायर। वहाँ ये एक सूखे और समतल इलाके से गुजरती है, इसलिए शुरू में इसमें पानी और सिल्ट दोनों कम होते हैं। बिल्कुल। और इंडिया में इसकी एंट्री काफी ड्रामेटिक है। ये अचानक से एक यू टर्न लेती है। ये हिमालय के सिंटैक्टिकल बेंडिंग के कारण होता है। नामचा बरवा पहाड़ के पास हिमालय एक हेयर पिन बेंड लेते हैं। और नदी भी उनके साथ मुड़ जाती है। हाँ, ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से एंटर करती है। और असम में आते ही ये एक विशाल रूप ले लेती है और दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड माजुली बनाती है। सही कहा। सादिया शहर के पास ये असम प्लेन्स में एंटर करती है और तभी इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। हाँ, और फिर धुबरी के पास ये साउथ की तरफ मुड़ती है और बांग्लादेश में चली जाती है। वहाँ इसका नाम बदल जाता है। हाँ, वहाँ इससे तिस्ता नदी मिलती है और इसका नाम बदलकर जमुना हो जाता है। तो बांग्लादेश में नाम बदलते जाते हैं। जमुना जब गंगा से मिलती है, जिसे वहाँ पद्मा कहते हैं, तब क्या होता है? तब संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। और जब इस पद्मा से मेघना नदी मिलती है तो आखिरी नाम मेघना हो जाता है और इसी नाम से ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ये नामों का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं बूढ़ी दिहिंग, लोहित, दिबांग, धनसिरी और कुपिली। और राइट बैंक? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ज्यादा प्रमुख हैं। इनमें सुबनसिरी आती है, जो कोसी की तरह एक एंटीसीडेंट रिवर है। ओके, ये भी तिब्बत से आती है। हाँ, फिर है कामेंग, मानस, जो मानस नेशनल पार्क से गुजरती है, संकोश और तिस्ता। तिस्ता नदी का जिक्र बार बार आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट लगती है। हाँ, तिस्ता का ओरिजिन तिस्ताकांग से ग्लेशियर है। ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच बॉर्डर बनाती है। और ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र यानी जमुना से मिलती है। सही। ये एक क्रिटिकल ट्रांसबाउंड्री रिवर है। ब्रह्मपुत्र में ये जो शिफ्टिंग आइलैंड्स चपोर्स है, जिनका जिक्र एक और PW+ बॉक्स में है, ये उसकी यंग और डायनामिक नेचर को दिखाते हैं। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन बनाया। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है पेनिनसुलर नदियां। हाँ, चापोरेज ब्रह्मपुत्र के छोटे छोटे शिफ्टिंग आइलैंड्स हैं, जिन पर काश ग्रास उगती है। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क में वन हॉर्न राइनो का प्राइमरी हैबिटेट है। बिल्कुल। ये डायनामिक इकोसिस्टम पेनिनसुलर सिस्टम से बिल्कुल अलग है, जो इससे कहीं ज्यादा पुराना है। तो पेनिनसुलर सिस्टम के मुख्य फीचर्स क्या हैं? पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम हिमालयन सिस्टम से पुराना है। इसकी निशानियां हैं चौड़ी और घिसी हुई घाटियां, एक फिक्स्ड कोर्स, मियांडर्स का न होना और नॉन पेरिनियल फ्लो।
यानी इनमें साल भर पानी नहीं रहता। हाँ, यहाँ वेस्टर्न घाट्स एक महान वाटर डिवाइड का काम करते हैं। इन सोर्सेज के अनुसार 3 बड़ी जियोलॉजिकल घटनाओं ने इस सिस्टम को आज का रूप दिया है। पहली घटना थी पेनिनसुला के वेस्टर्न हिस्से का समुद्र में डूब जाना, सबसाइडेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक। दूसरा, जब हिमालय ऊपर उठ रहे थे, उस प्रेशर से पेनिनसुला ब्लॉक्स का नॉर्दर्न हिस्सा नीचे धंस गया और उसमें दरारें पड़ गईं, ट्रॉफ फॉल्टिंग। नर्मदा और तापी आज भी इन्हीं दरारों में बहती हैं, बिल्कुल। और तीसरी घटना थी पूरे पेनिनसुला ब्लॉक का थोड़ा सा झुक जाना, टिल्टिंग। जिस वजह से ज्यादातर बड़ी नदियां बे ऑफ बंगाल की तरफ बहने लगी। सही। तो इस टिल्टिंग के कारण हमारे पास ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की एक लंबी लिस्ट है। ये सब डेल्टास बनाती हैं। हाँ, इनमें कुछ छोटी पर महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, ऋषिकुलिया, वंशधारा, नागावली। फिर आती है पेन्नार, जो नंदी हिल से निकलती है। हाँ, और इस पर साउथ इंडिया का मशहूर गंडीकोटा कैनियन है। अब आते हैं पेनिनसुला इंडिया की 3 बड़ी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पर। सबसे पहले महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है। इसका बेसिन एरिया लगभग आधा छत्तीसगढ़ एमपी में और आधा ओडिशा में है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं शिवनाथ, हसदेव, मांड, इब और राइट बैंक है तेल, जोंग, ओंग। सही। नेक्स्ट गोदावरी, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। हाँ, ये पेनिनसुलर इंडिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है। इसका ओरिजिन महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर के पास है। और इसका बेसिन बहुत सारे स्टेट्स में फैला हुआ है। हाँ, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं प्राणहिता, इंद्रावती और मंजरा। और अब तीसरी बड़ी नदी कृष्णा। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास वेस्टर्न घाट से निकलती है। इसकी सबसे जानी मानी ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, जिसके किनारे हम्पी शहर बसा था। बिल्कुल। दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं भीमा, मूसी और कोयना। इन सोर्सेस का आखिरी पॉइंट कोलेरू लेक के बारे में है। दिस इज इंटरेस्टिंग। हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाज के बीच में स्थित है। लेकिन ये सीधे कृष्णा रिवर से फीड नहीं होती। इसकी लोकेशन और वाटर सोर्स का ये न्यूअंस एग्जाम में आम गलती का कारण बन सकता है। कावेरी। चलिए कावेरी रिवर से शुरू करते हैं। इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? मतलब इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है? इसकी कहानी शुरू होती है कर्नाटक की ब्रह्मगिरी हिल्स से। ये इसका उद्गम स्थल है। अच्छा, ब्रह्मगिरी हिल्स। और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो किन किन राज्यों में फैला हुआ है, क्योंकि ये मतलब अक्सर विवाद का केंद्र रहता है। बिल्कुल, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन ही एक तरह से विवाद की जड़ है। इसका ड्रेनेज बेसिन 3 राज्यों में फैला है। सिर्फ 3% केरला में, 41% कर्नाटक में, ओके। और सबसे ज्यादा 56% तमिलनाडु में। ओ, 56% तमिलनाडु में। इसका मतलब ये हुआ कि नदी का ज्यादातर पानी एक ऐसे स्टेट को मिलता है जो उसके सोर्स से काफी दूर है। यहीं से कावेरी जल विवाद की जड़ें शुरू होती हैं ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसे भारत के सबसे सेंसिटिव इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स में से एक बनाता है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो किसी भी बड़ी नदी की ताकत उसकी सहायक नदियां होती हैं। सही। कावेरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं हेमावती, अर्कावती और शिमशा, जबकि राइट बैंक से इसे ज्वाइन करती हैं काबनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्था और अमरावती। सोर्स में एक बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग फैक्ट का जिक्र है जो इंडिया के दूसरे सबसे बड़े वाटरफॉल से जुड़ा है। हाँ, ये वास्तव में सरप्राइजिंग है। इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल शिवा समुद्रम फॉल्स, वो हिमालय में नहीं, अच्छा, बल्कि साउथ में इसी कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। ये इसकी पावर का अंदाजा देता है। साथ ही तिरुचिरापल्ली जैसा ऐतिहासिक शहर भी कावेरी के किनारे ही बसा है। और जाहिर है इतने महत्वपूर्ण रिवर बेसिन में बायोडाइवर्सिटी भी खूब होगी। प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में क्या जानकारी है? हाँ, ये बेसिन इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी बहुत रिच है। इसमें नागरहोल नेशनल पार्क, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे की प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं। ठीक है, तो ये थी कावेरी की कहानी। अब पश्चिम की तरफ चलते हैं और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को समझते हैं। सोर्स बताता है कि प्रायद्वीप की ज्यादातर बड़ी नदियां पूर्व की तरफ बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, लेकिन कुछ प्रमुख नदियां उल्टी दिशा में यानी अरेबियन सी की तरफ बहती हैं। इसका ज्योग्राफिकल रीजन क्या है? इसका मुख्य कारण देखिए ज्योग्राफिकल और टेक्टोनिक फैक्टर्स हैं। इसे ऐसे समझिए, भारत के पश्चिमी तट के समानांतर वेस्टर्न घाट्स की एक ऊंची दीवार जैसी है। ये एक स्टीप ग्रेडियंट यानी एक तेज ढलान बनाती है, जिससे यहाँ से निकलने वाली नदियां तेजी से पश्चिम की तरफ बहती हैं। यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदियों का खास जिक्र है। ये तो बहुत लंबी नदियां हैं, फिर भी पश्चिम की तरफ बहती है। हाँ, और इनका कारण और भी खास है। नर्मदा और तापी नदियां बेसिकली रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। रिफ्ट वैली, इसे आसान भाषा में कैसे समझे? क्या ये जमीन में एक बड़ी दरार जैसा है? बिल्कुल सही। सोचिए जैसे जमीन का एक हिस्सा नीचे धंस गया हो और दोनों तरफ पहाड़ यानी विंध्यास और सातपुड़ा खड़े रह गए हों। नदी को बहने के लिए एक बना बनाया सीधा रास्ता मिल जाता है। अच्छा, इसीलिए नर्मदा और तापी का कोर्स इतना सीधा है। इसी तरह पेनिनसुलर प्लेटो के हल्के झुकाव ने भी माही और साबरमती जैसी नदियों को पश्चिम की तरफ बहने का रास्ता दिया है। तो इसका मतलब ये नदियां अपनी प्रकृति में ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स से काफी अलग होंगी। सही कहा। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के विपरीत जो लंबे रास्ते तय करके बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स छोटी होती हैं, उनका वेग ज्यादा होता है, इसलिए वे कम सेडिमेंट ले जाती हैं। ओके। नतीजा ये होता है कि ये एक्सटेंसिव डेल्टास के बजाय एस्चुरीज बनाती हैं।
जहां नदी सीधे समुद्र में मिल जाती है। नर्मदा, तापी, मंडोवी और पेरियार इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ओके, लेट्स अनपैक नर्मदा, जिसे रेवा भी कहा जाता है। इसका ओरिजिन कहाँ है? नर्मदा की कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक प्लेटो से। और इसका कोर्स, जैसा आपने बताया, एक रिफ्ट वैली से होकर गुजरता है। ये यूपीएससी 2013 का प्रश्न भी था इसके कोर्स को लेकर। हाँ, ये साउथ में सतपुरा रेंज और नॉर्थ में विंध्यन रेंज के बीच उस रिफ्ट वैली में बहती है और अंत में गुजरात के भरूच के पास अरेबियन सी में मिल जाती है। इसके रास्ते में जबलपुर के पास मशहूर धुआंधर फॉल्स का भी जिक्र है और कुछ बहुत महत्वपूर्ण डैम्स का भी, जो यूपीएससी 2022 में पूछा गया था। बिल्कुल, जबलपुर के पास संगमरमर की चट्टानों के बीच धुआंधार फॉल्स एक शानदार नज़ारा है और इस पर बने प्रमुख बांध हैं सरदार सरोवर डैम गुजरात में और इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में। ये दोनों भारत के सबसे बड़े वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स में से हैं। और इसकी ट्रिब्यूटरीज? इसकी सबसे महत्वपूर्ण लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है तावा रिवर। राइट बैंक से कोलार रिवर जैसी नदियां मिलती हैं। सोर्स मैप में बरना, हिरण, शक्कर जैसी कई और ट्रिब्यूटरीज और बरगी डैम जैसे प्रोजेक्ट्स भी दिखाए गए हैं, पर तावा और कोलार याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब नर्मदा की जुड़वा कही जाने वाली तापी रिवर की बात करते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ है? तापी भी नर्मदा के समानांतर ही बहती है। इसका ओरिजिन मध्य प्रदेश की सतपुरा रेंज में बैतूल जिले से होता है। और इसका ड्रेनेज बेसिन? इसका ज्यादातर बेसिन करीब 79% महाराष्ट्र में है। ओके। इसके बाद 15% मध्य प्रदेश में और 6% गुजरात में आता है। ओके। इसकी मुख्य ट्रिब्यूटरीज में पूर्णा, गिरना और पंजरा शामिल हैं। नर्मदा और तापी के अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। लूनी रिवर से शुरू करते हैं, इसकी क्या खासियत है? लूनी बहुत ही अनोखी नदी है। ये राजस्थान में पुष्कर के पास दो धाराओं सरस्वती और साबरमती के रूप में शुरू होती है, जो मिलकर लूनी बनती है। और ये समुद्र तक नहीं पहुंचती है ना? सही। ये रन ऑफ कच्छ गुजरात के दलदल में विलीन हो जाती है, इसलिए इसे इफेमरल नदी कहते हैं। मतलब इसमें फ्लो सिर्फ बारिश के मौसम में होता है। साबरमती नदी के बारे में क्या जानकारी है? साबरमती का उद्गम राजस्थान की अरावली रेंज से होता है और ये गुजरात से बहते हुए गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है। अहमदाबाद शहर इसी के किनारे है। और माही रिवर, ये भी एक दिलचस्प नदी है। हाँ, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्या से होता है। ये राजस्थान से बहने के बाद गुजरात में प्रवेश करती है और अरब सागर में गिरती है। खास बात यह है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। अच्छा, अब दक्षिण की तरफ चले तो केरला की कुछ प्रमुख नदियों का भी उल्लेख है। हाँ, केरला की जीवन रेखाएं हैं पेरियार, पंपा और भरतपुझा। इनमें पेरियार केरला की सबसे लंबी नदी है और भरतपुझा दूसरी सबसे लंबी। और अन्य राज्यों की कुछ और नदियों? गुजरात में धादर और वायतरणा है। गोवा की 2 छोटी लेकिन महत्वपूर्ण नदियां हैं, मंडोवी और जुआरी। और कर्नाटका में काली नदी, बेड़ती और शारावती हैं। शारावती नदी का नाम आते ही एक प्रसिद्ध जलप्रपात का ध्यान आता है। बिल्कुल, भारत का मशहूर गिरसोपा या जोग फॉल शारावती नदी पर ही स्थित है। यहाँ तक हमने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों, खासकर पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों को समझा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है जो हिमालयन और पेनिनसुलर नदियों की तुलना करता है। मेंस आंसर राइटिंग के लिए ये टेबल बहुत उपयोगी हो सकता है। निश्चित रूप से। चलिए इसे एस्पेक्ट बाय एस्पेक्ट समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट है प्लेस ऑफ ओरिजिन। हिमालयन नदियां, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ग्लेशियर से ढके हिमालय के पहाड़ों से निकलती हैं, इसलिए इनमें साल भर पानी रहता है। वहीं पेनिनसुलर नदियां पेनिनसुलर प्लेटो और सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं और ज्यादातर मानसून पर निर्भर हैं। दूसरा है टाइप ऑफ ड्रेनेज। यहाँ एंटीसीडेंट और डेंड्रिटिक जैसे टर्म्स हैं, इन्हें समझाएंगे? जरूर। एंटीसीडेंट्स का मतलब है पहले से मौजूद। हिमालयन नदियां हिमालय के बनने से भी पहले से बह रही हैं और उन्होंने पहाड़ के उठने के बावजूद अपना रास्ता नहीं बदला, बल्कि उसे काटकर गहरी घाटियां यानी गॉर्जेस बनाई हैं। अच्छा। मैदानों में आकर ये पेड़ की शाखाओं जैसा पैटर्न बनाती हैं, जिसे डेंड्रिटिक कहते हैं। इसके विपरीत पेनिनसुलर नदियां पुरानी कठोर चट्टानों पर बहती हैं, इसलिए वे ट्रेलिस और रेक्टेंगुलर जैसे पैटर्न्स बनाती हैं जो चट्टान की संरचना के अनुसार होते हैं। अब आते हैं नेचर ऑफ रिवर पर। हिमालयन नदियां युवा और बेचैन लगती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां शांत और स्थिर। बहुत अच्छा एनालॉजी है। हिमालयन नदियां लंबी हैं, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से तेजी से बहती हैं, भारी मात्रा में कटाव यानी इरोजन करती हैं। मैदानों में पहुंचकर इनका वेग कम हो जाता है और ये सांप की तरह घूमती हैं, यानी मियांडरिंग, और अक्सर अपना रास्ता बदलती हैं। जैसे कोसी नदी। बिल्कुल। जबकि पेनिनसुलर नदियां छोटी होती हैं और अपनी वेल एडजस्टेड वैलीज में एक फिक्स कोर्स पर बहती हैं। कैचमेंट एरिया में तो जमीन आसमान का फर्क होगा। हाँ, गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी हिमालयन नदियों का कैचमेंट एरिया बहुत विशाल है, जो कई राज्यों में फैला है, जबकि पेनिनसुलर नदियों का कैचमेंट एरिया तुलनात्मक रूप से छोटा होता है। और आखिरी पॉइंट, एज ऑफ रिवर। हिमालयन नदियां यंग हैं क्योंकि हिमालय पर्वत खुद यंग हैं। ये अभी भी अपनी घाटी को गहरा कर रही हैं, यानी वैली डीपनिंग। पेनिनसुलर नदियां बहुत पुरानी हैं, ग्रेडेड प्रोफाइल्स वाली हैं, मतलब वे अपने बेस लेवल ऑफ इरोजन तक पहुंच चुकी हैं और अब ज्यादा कटाव नहीं करती। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत की प्रमुख नदियों और उनके किनारे बसे प्रसिद्ध शहरों की एक क्विक लिस्ट देखते हैं। पूरी लिस्ट याद रखना मुश्किल है, पर कुछ आइकॉनिक पेयरिंग्स एग्जाम के लिए जरूरी हैं।
हाँ, जैसे यमुना के किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा, और गंगा तो जीवनदायिनी है, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, पटना, हरिद्वार, लिस्ट बहुत लंबी है। बिल्कुल। वैसे ही ब्रह्मपुत्र के किनारे गुवाहाटी, गोदावरी के किनारे नासिक, कृष्णा के किनारे विजयवाड़ा और कावेरी के किनारे ट्रिची, ये कुछ की एग्जाम्पल्स हैं। नॉर्थ में नर्मदा के किनारे जबलपुर और तापी के किनारे सूरत, जबकि ईस्ट में महानदी के किनारे कटक और संबलपुर बसे हैं। ये नदियां सिर्फ बहते नहीं हैं, बल्कि अपने रास्ते में खास तरह के इकोसिस्टम्स भी बनाती हैं। यहीं से हम अपने अगले टॉपिक वेटलैंड्स पर आते हैं। वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियां क्या होती हैं? रहते हैं। ये सिर्फ पानी वाले इलाके नहीं है, ये एक तरह से इस धरती के किडनीज का काम करते हैं। पानी को फिल्टर करते हैं, पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, साथ ही ये बाढ़ को सोखने वाले स्पंज भी हैं। सोर्स में वेटलैंड्स के टाइप्स का भी उल्लेख है। हाँ, मोटे तौर पर दो तरह के हैं। इनलैंड वेटलैंड्स जैसे झीलें, तालाब और दलदल, और दूसरे हैं कोस्टल वेटलैंड्स जैसे मैंग्रोव्स, एस्चुरीज और लगून्स। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में वेटलैंड्स के अंतर्गत सबसे ज्यादा एरिया गुजरात राज्य में है, और कुल मिलाकर इनलैंड वेटलैंड्स का एरिया कोस्टल वेटलैंड से ज्यादा है। भारत के कुछ प्रमुख वेटलैंड्स के उदाहरण दें तो? सबसे बड़ा और प्रसिद्ध उदाहरण है द सुंदरबंस, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा है। ये सिर्फ एक टाइगर रिजर्व नहीं, बल्कि कोलकाता जैसे शहरों को चक्रवातों के सीधे असर से बचाता है। सही। फिर ओडिशा में चिल्का लेक है, जो एक खारे पानी का लगून है, और राजस्थान का किलोदियो नेशनल पार्क, जो पक्षियों के लिए स्वर्ग है, एक फ्रेश वाटर वेटलैंड का बेहतरीन उदाहरण है। नदियों और वेटलैंड्स के बाद अब लेक्स पर आते हैं। यहाँ एक बॉक्स आइटम है जिसमें प्रीलिम्स के लिए कुछ डायरेक्ट वन लाइनर्स हैं। हाँ, ये क्विक फैक्ट्स बहुत काम के हैं। जैसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है वुलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है चिल्का लेक, ओडिशा में। हाईएस्ट लेक इन इंडिया है चोलामू लेक, सिक्किम में। लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया है वेम्बनाड लेक, केरला में। और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो रिहन डैम का रिजर्वायर है। एक और तथ्य यूपीएससी 2019 से है कि अलियार, इसापुल और कंसाबती जाने माने जल भंडार यानी रेजर्वॉयर्स हैं। अब भारत की झीलों की विस्तृत सूची पर आते हैं। इसे याद करना मुश्किल हो सकता है, तो चलिए कुछ श्रेणियों में बांटकर समझते हैं। फ्रेश वाटर लेक से शुरू करते हैं। जरूर। उत्तर में झेलम नदी से बनी वुलर और डाल लेक बहुत प्रसिद्ध हैं। मध्य भारत में मध्य प्रदेश की भोजताल लेक है। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर की लोकटक लेक खास है, जो अपनी तैरती हुई फुमडीज के लिए जानी जाती है। और दक्षिण में केरला की शास्त्रमकोटा और वेम्बनाड लेक महत्वपूर्ण है। अब ब्रैकिश वाटर लेक्स की बात करें, जहां मीठा और खारा पानी मिलता है। इसमें सबसे प्रमुख हैं ओडिशा की चिलिका लेक और आंध्रा तमिलनाडु बॉर्डर पर स्थित पुलिकट लेक। इस पर यूपीएससी 2017 में सवाल आया था। अच्छा। केरला के बैक वाटर्स जैसे अष्टमुडी कायल भी इसी कैटेगरी में आते हैं। राजस्थान की सांभर, डिडवाना जैसी झीलें खारे पानी की हैं, लेकिन वे समुद्र तट पर नहीं हैं। सोर्स में ऑक्सबो लेक्स का भी जिक्र है। ये क्या होती हैं? जब मैदानी इलाकों में नदी अपना रास्ता बदलती है, तो उसका पुराना यू शेप का हिस्सा मुख्य धारा से कटकर एक झील बन जाता है। इसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। ओके। बिहार की कंवर लेक इसका एक अच्छा उदाहरण है। और अंत में आर्टिफिशियल लेक्स जो इंसानों द्वारा बनाई गई हैं। ज्यादातर आर्टिफिशियल लेक्स डैम्स के रिजर्वॉयर्स ही होते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनी गोविंद सागर लेक, या मध्य प्रदेश में नर्मदा पर बनी नर्मदा सागर लेक। तमिलनाडु की कोडाईकनाल लेक, जिस पर यूपीएससी 2018 में सवाल था, एक रेनफेड मैनमेड लेक है। हमारी इस पूरी चर्चा का आखिरी पड़ाव है डैम्स इन इंडिया। भारत में सैकड़ों बांध हैं और पूरी लिस्ट याद रखना नामुमकिन है। चलिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण बांधों पर ध्यान देते हैं, जिनके पीछे कोई बड़ी कहानी या महत्व है। बिल्कुल। उत्तर से शुरू करें तो सतलज नदी पर बना भाखड़ा नांगल डैम आजाद भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक था। इससे आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। सही। चिनाब नदी पर बगलियार और दुलहस्ती डैम स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण है। पूर्व की तरफ चलें तो पूर्व में उड़ीसा में महानदी पर बना हीराकुड डैम भारत के सबसे लंबे बांधों में से एक है, और वेस्ट बंगाल में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के तहत बने मैथुन जैसे बांध हैं। मध्य और पश्चिम भारत के प्रमुख बांध कौन से हैं? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर और चंबल पर गांधी सागर डैम है। गुजरात में नर्मदा पर बना सरदार सरोवर डैम तो सबसे ज्यादा चर्चित प्रोजेक्ट्स में से एक है। और महाराष्ट्र में गोदावरी पर जयकवाड़ी और कोयना नदी पर कोयना डैम है। और अंत में दक्षिण भारत के दक्षिण में कर्नाटक में कावेरी पर कृष्ण राजा सागरा डैम और कृष्णा नदी पर अलमाटी डैम है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर ही श्रीशैलम और नागार्जुना सागर डैम है। तमिलनाडु में कावेरी पर मेट्टूर डैम बहुत पुराना और महत्वपूर्ण है। और केरला में पेरियार नदी पर बना इडुक्की डैम एक इंजीनियरिंग मार्वल है, जो एक आर्च डैम है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। कंसिस्टेंसी ही यूपीएससी प्रिपरेशन का रियल गेम है। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। यूपीएससी सिविल 360 साइनिंग ऑफ। जय हिंद।